हमारी कहानी शुरू होती है चाओ चोंग से, जो एक छोटे से लोकल जू का मालिक था। लेकिन सच कहें तो उसका जू अब पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन फिर अचानक एक वीडियो ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने बस एक छोटी सी वीडियो इंटरनेट पर डाली थी और देखते ही देखते वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। क्योंकि उस वीडियो में दिख रहे थे दो ऐसे पक्षी जो आम पक्षियों से बिल्कुल अलग थे। उनमें से एक था एक कॉकटेल, लेकिन ये कोई साधारण पक्षी नहीं था। ये गंदी गंदी गालियां देता था, लोगों के डिलीवरी ऑर्डर लेता था और फिर खुद उड़कर उनका सामान पहुंचाने भी चला जाता था। और दूसरा पक्षी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो था एक रेवेन लीडर, जो सिर्फ एक आदेश देकर 100 से ज्यादा रेवेन को आसमान में उड़ा देता था। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान काले तूफानी बादलों जैसा दिखने लगता और जो भी ये नजारा देखता उसकी हालत अपने आप खराब हो जाती। इसी वजह से इंटरनेट पर लोग चाओ चोंग को अलग अलग नाम देने लगे। कोई उसे ईगल डायरेक्टर कहता, तो कोई यंग स्पिरिट्स का गार्जियन। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। अपने माता पिता की अचानक मौत के बाद चाओ चोंग को मजबूरी में ये टूटा फूटा जू संभालना पड़ा था। उसे सिर्फ जू ही नहीं मिला, बल्कि करोड़ों का कर्ज भी विरासत में मिला था। और सबसे बुरी बात यह थी कि जब उसका परिवार मुश्किल में था, तब उसके तथाकथित दोस्त ही उसकी हालत और खराब कर रहे थे। धीरे धीरे सारे कर्मचारी भी जसू छोड़कर चले गए। आखिर में सिर्फ एक दयालु औरत और उसकी छोटी बेटी ही उसके साथ खड़ी रही। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि चाओ चोंग ने जू बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, कल्टिवेशन वर्ल्ड होस्ट डिटेक्टेड। और अगले ही पल उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसकी नई पहचान थी बीस्ट टेमिंग सेक्ट का होली सन। उसका मिशन था एक गिरे हुए सेक्ट को फिर से ताकतवर बनाना। उसे सेक्ट को एक्सपैंड करना था, नए डिसाइपल्स भर्ती करने थे और स्पिरिचुअल बीस्ट्स को ब्रीड करके सेक्ट का भविष्य बचाना था। जितना ज्यादा नाम और फेम उसे मिलेगी, उतनी ही सेक्ट की रेपुटेशन बढ़ती जाएगी और हर 10 रेपुटेशन पॉइंट्स पर उसे रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे। ये सुनते ही चाओ चोंग की आंखें चमक उठीं, क्योंकि आखिरकार उसे भी एक सिस्टम मिल चुका था। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक सवाल घूम रहा था, आखिर इस सिस्टम ने उसके टूटे फूटे जू को एक लेजेंडरी कल्टीवेशन सेक्ट कैसे समझ लिया। फिर उसने सोचना शुरू किया, शायद सेक्ट को एक्सपैंड करने का मतलब जू को अपग्रेड करना था, डिसाइपल्स भर्ती करने का मतलब नए वर्कर्स रखना और स्पिरिचुअल बीस्ट्स को ब्रीड करने का मतलब जानवरों की संख्या बढ़ाना। जहां तक प्रेस्टीज की बात थी, शायद इसका मतलब जू को फेमस बनाना था। लेकिन सच क्या है, ये उसे जल्द से जल्द चेक करना था। तभी उसकी नजर सिस्टम में दिख रहे बिगिनर गिफ्ट पैक पर गई और उसने बिना देर किए उसे खोल दिया। अगले ही पल उसे मिला होली सन बीस्ट टेमिंग टेक्निक, साथ में 3 स्पिरिट अवेकनिंग पिल्स और 3 बीस्ट स्पिरिट पिल्स भी। टेक्निक सिर्फ होली सन इस्तेमाल कर सकता था, जबकि अवेकनिंग पिल्स किसी बीस्ट की ब्लड लाइन को बेहतर बना सकती थीं। उनका काम था किसी जानवर के दिमाग और स्पिरिट को जगाना। वहीं बीस्ट स्पिरिट पिल्स शरीर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भर देती थीं। इनसे बीस्ट्स की हड्डियां मजबूत होती, उनकी बॉडी और हेल्थ कई गुना बेहतर हो जाती। इन रिवॉर्ड्स को देखते ही चाओ चोंग के दिमाग में तुरंत एक जबरदस्त प्लान आ गया। अगर वो इस टेक्निक को सीख ले और सच में बीस्ट्स को टेम कर पाए, तो वो अपने जानवरों से ऐसे काम करवा सकता था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। और अगर उसने इसकी लाइव स्ट्रीम कर दी, तो आसानी से रेपुटेशन पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। असल में ये काफी स्मार्ट शॉर्टकट था। सिस्टम की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो उसे टेक्निक तुरंत सीखने देता था। यहां तक कि जिन बीस्ट्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, उन्हें भी वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकता था। और अगर किसी बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो उसकी ताकत भी इस्तेमाल कर सकता था। बस यही सोचकर उसने अपने लिए सही बीस्ट ढूंढना शुरू किया। लेकिन इस टूटे फूटे जू में अब बहुत कम जानवर बचे थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किसे चुने। तभी पास में लटका हुआ एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, इडियट इडियट! और वो भी सीधे उसकी तरफ देखकर। जाहिर सी बात है, ये काफी बदतमीजी थी। गुस्से में आकर चाओ चोंग ने वहीं उसी तोते के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला कर लिया। अगर उसमें उसे गाली देने की हिम्मत है, तो अब वो काम करके अपना कर्ज चुकाएगा। उसने मन ही मन सोचा कि यही उसके लिए सही सजा है। लेकिन जैसे ही उसने उस तोते को पिल्स खिलाईं, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी दंग रह गया। तोते का शरीर अचानक 2 गुना बड़ा हो गया। उसके पंख लंबे और बेहद मजबूत बनने लगे। और तभी वो अचानक इंसानों की तरह बोल पड़ा, मास्टर, मैंने आपको गाली नहीं दी थी, मुझे तो सिर्फ वही 2 शब्द बोलने आते थे। तोता घबराकर मेंटल लिंक के जरिए सफाई देने लगा। यहां तक कि उसने अपने पंख मोड़कर माफी मांगने की कोशिश भी की। उसे देखकर चाओ चोंग समझ ही नहीं पाया कि हंसे या रोए। तुम तो काफी समझदार निकले, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब से तुम्हारा नाम वेंसी होगा। धन्यवाद मास्टर, वेंसी खुशी से चहक उठा। लेकिन अगले ही पल वो बोला, मेरा सिर इतना खुजली क्यों कर रहा है? क्या आखिरकार मेरे अंदर दिमाग उग रहा है? अब उसे स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होने लगी थी। वो हवा के बहाव को महसूस कर सकता था और सबसे बड़ी बात, अब वो हवा को कंट्रोल भी कर सकता था।
अगले ही पल वेंसी उड़कर जमीन से करीब 1 मीटर ऊपर मंडराने लगा। वो अपनी नई ताकत को टेस्ट कर रहा था। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते अचानक हवा में उड़ने लगे और उसके आसपास छोटे छोटे बवंडर बनने लगे। फिर अचानक एक छोटा टॉर्नेडो बना जिसने वेंसी को तोप के गोले की तरह आगे फेंक दिया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो पल भर में दर्जनों मीटर ऊपर पहुंच गया और आसमान में शानदार फ्लिप्स करने लगा। लेकिन तभी चाओ चोंग को एहसास हुआ कि उसके अपने शरीर में भी बदलाव हो रहे हैं। अब वो खुद भी हवा के फ्लो को महसूस कर सकता था। उसे लग रहा था कि उसके हर मूवमेंट में हवा की लगता था होली सन टेक्निक सच में काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो वेंसी की विंड एबिलिटीज अपने साथ शेयर कर पा रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो पहले से दोगुनी स्पीड में दौड़ सकता है। तभी वेंसी वापस नीचे आया और हल्के से उसके कंधे पर बैठ गया। चाओ चोंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब हमें साथ मिलकर पैसे कमाने होंगे। और ठीक 2 घंटे बाद उसने अपने बचे हुए आखिरी 5,000 युएन से एक एक्शन कैमरा और एक नेटवर्क राउटर खरीद लिया। उसने पूरा गियर उस तोते के शरीर पर बांध दिया और उसे उसकी पहली बड़ी परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं दूसरी तरफ यूनहाई शहर के एक विला रिजॉर्ट में एक मिडिल एज्ड औरत को अचानक याद आया कि उसका बच्चा स्कूल के लिए अपनी दवा घर पर ही भूल गया है। बच्चे के पास घर की चाबी भी नहीं थी और वो खुद काम में फंसी हुई थी। अब उसके पास डिलीवरी सर्विस बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन कई मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई उसका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। घबराकर उसने तुरंत सोशल ऐप खोली और कुरियर्स ढूंढने लगी। लेकिन तभी उसके सामने जो पहला रिजल्ट आया उसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई डिलीवरी कंपनी नहीं बल्कि एक लाइव स्ट्रीम रूम था जिसका टाइटल था द होली सन ऑफ द बीस्ट सेक्ट। और उसमें एक खूबसूरत तोता शीशे के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। उस तोते के शरीर पर पूरा फिल्मिंग इक्विपमेंट लगा हुआ था। हालांकि होस्ट कैमरे के सामने नहीं था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो व्यूअर्स से फॉलो मांग रहा था और कह रहा था कि सिर्फ एक सनग्लासेस गिफ्ट की कीमत में ये पक्षी किसी भी चीज की डिलीवरी कर देगा। हर डिलीवरी रिक्वेस्ट को लाइव स्ट्रीम पर दिखाया जाएगा, बस यूजर को अपना एड्रेस और गिफ्ट भेजना होगा। उसने व्यूअर्स से कहा कि लोकेशंस उसे प्राइवेट मैसेज कर दें। फिलहाल लाइव स्ट्रीम में मुश्किल से 20 लोग ही थे और उनमें से ज्यादातर लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सब यही सोच रहे थे, क्या सच में कोई पक्षी डिलीवरी कर सकता है या फिर ये आदमी सिर्फ पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक वेल्थी ब्लॉसम नाम के एक यूजर ने रिस्क लेने का फैसला किया और उसने वो गिफ्ट भेज दिया। असल में वही मिडिल एज्ड औरत थी, लेकिन जल्दीबाजी में उसने प्राइवेट मैसेज करने की जगह अपना पूरा एड्रेस सीधे पब्लिक चैट में लिख दिया। और फिर क्या था, पूरा कमेंट सेक्शन एक्साइटमेंट से भर गया। उसी समय हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम कैमरा मैनेजमेंट ऑफिस हॉल से बाहर उड़ता है। वो हवा में एक चक्कर लगाता है, फिर अचानक कैमरा का एंगल आसमान की तरफ घूम जाता है और सिर्फ 15 सेकंड्स बाद कैमरा वापस सामने की तरफ आता है। लेकिन ये देखकर सभी व्यूअर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वे लोग पहले ही 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। नीचे आधा यूनहाई शहर साफ दिखाई दे रहा था, जबकि साइक्लोन पैरेट पूरी स्पीड से उड़ चुका था। उसकी रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि नीचे का पूरा सीनरी धुंधला दिखाई देने लगा। और ये देखकर लाइव स्ट्रीम के सारे व्यूअर्स पूरी तरह शॉक्ड रह गए। चैट में लोग लगातार लिख रहे थे, क्या ये सच में सीरियस है? क्या कोई पक्षी सच में रास्ता ढूंढ सकता? तभी एक व्यूअर ने नोटिस किया कि जू से डिलीवरी लोकेशन तक की दूरी पूरे 11 किलोमीटर्स थी। वीडियो क्वालिटी थोड़ी ब्लरी थी, इसीलिए कुछ व्यूअर्स स्ट्रीमर को बेटर गियर खरीदने की सलाह देने लगे। यहां तक कि एक व्यूअर ने तो सामान पहुंचने से पहले ही गिफ्ट भेज दिया। तभी स्क्रीन पर कुछ स्पेशल इफेक्ट गिफ्ट्स दिखाई देने लगे और उसी समय एक रिजॉर्ट विला कैमरा में नजर आया। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि 11 किलोमीटर्स का सफर पूरा करने में अभी तक 3 मिनट भी नहीं हुए थे। इतनी स्पीड पर ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लोगों को लगने लगा कि जरूर इसमें कोई ट्रिक इस्तेमाल हो रही है। तभी चाओ चोंग की आवाज लाइव स्ट्रीम में गूंजी, रिजॉर्ट के साउथ ईस्ट कॉर्नर के पास कोई खाली जगह ढूंढिए, वहीं डिलीवरी हैंड ऑफ होगा। जैसे ही चाओ चोंग ने यह कहा, साइक्लोन पैरेट ने अचानक तेज डाइव लगाई और सीधा विला के उसी कॉर्नर की तरफ उड़ गया। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें वो औरत दिखाई दी जो नीचे खड़ी हाथ हिलाते हुए उछल रही थी। अगले ही पल पक्षी ने बेहद शानदार लैंडिंग की और सीधे उसके सामने आकर रुक गया। वो औरत खुशी से लगभग पागल हो चुकी थी और उसने तुरंत कंफर्म किया कि वही वेल्थी ब्लॉसम यूजर है जिसने गिफ्ट भेजा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी चाबियां ऊपर उठाईं। लाइव स्ट्रीम के जरिए चाओ चोंग ने भरोसा दिलाया कि उनकी डिलीवरी पूरी तरह सेफ रहेगी। लेकिन औरत इतनी एक्साइटेड थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक तोते को चाबियां दी कैसे जाएं। तभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पक्षी ने अपने पंजे आगे बढ़ाए और सीधे उसके हाथ से चाबियां पकड़ लीं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पक्षी दोबारा आसमान में उड़ चुका था। अब उसका अगला टारगेट था सिंगफू रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। करीब 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इस बार साइक्लोन पैरेट ने जानबूझकर अपनी स्पीड थोड़ी कम रखी और पूरे रास्ते में लगभग 9 मिनट लगाए।
लेकिन इसी दौरान लाइव स्ट्रीम का व्यूअर काउंट पागलों की तरह बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में व्यूअर्स की संख्या 600 तक पहुंच गई। फिर आखिरकार कैमरा धीरे धीरे शिंगफू रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ उतरने लगा। बिल्डिंग 7 यूनिट 3 के सामने एक छोटी लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। वो अपने पैरों को पकड़कर लगातार सुबक रही थी, और वही थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। लाइव स्ट्रीम में मौजूद औरत ने तुरंत कंफर्म किया कि वो सच में उसकी बेटी है। हालांकि लड़की लाइव स्ट्रीम नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी मां ने अभी अभी उसे कॉल करके पूरी बात बताई थी। फिर भी वो पूरी तरह कंफ्यूज थी। लेकिन तभी उसने ऊपर देखा, और उसके ठीक ऊपर हवा में मंडरा रहा था एक खूबसूरत साइक्लोन पैरट। अगले ही पल पक्षी ने चाबियां उसकी तरफ गिराईं और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी मम्मी चाबियां, तुम्हारी मम्मी चाबियां। और सच कहें तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। चैट में मौजूद सारे व्यूअर्स हंसने लगे, क्योंकि सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे वो गाली दे रहा हो, लेकिन टेक्निकली वो सही बात ही बोल रहा था। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि ये पक्षी जरूरत से ज्यादा डिवाइन लग रहा है। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही सोचा, रुकिए, क्या इस दुनिया में बोलने वाला तोता इतना रेयर भी है? उसी पल स्क्रीन पर लगातार स्पेशल इफेक्ट गिफ्ट्स चमकने लगे, और लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस सीधे 20,000 के पार पहुंच गई। ये देखकर चाओ चोंग खुद भी थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। रिवॉर्ड्स तो काफी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन उसे लगा कि रेपुटेशन पॉइंट्स बहुत ज्यादा धीरे बढ़ रहे हैं। उसने सोचना शुरू किया, क्या 10,000 व्यूअर्स पर सिर्फ 1 रेपुटेशन पॉइंट मिलता है? वहीं दूसरी तरफ चैट में कुछ लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे। वे लगातार कह रहे थे कि ये सब ड्रोन की मदद से किया गया फेक स्टंट है। उनका कहना था कि कोई तोता इतने सारे शब्द नहीं जान सकता, और ये जरूर कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो होगा। लेकिन तभी साइक्लोन पैरट ने खुद एक्शन लेने का फैसला किया। वो सीधे पास की एक बिल्डिंग की ग्लास वॉल की तरफ उड़ गया। उस ग्लास की रिफ्लेक्शन बिल्कुल साफ थी, और उसमें साइक्लोन पैरट का पूरा बॉडी साफ दिखाई दे रहा था। अब जो लोग इसे कोई कैमरा ट्रिक समझ रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई। पूरा चैट कुछ देर के लिए शांत पड़ गया, लेकिन इसके बावजूद भीड़ का एक बड़ा हिस्सा अभी भी यही मानने को तैयार था कि ये कोई हाईटेक ड्रोन ही है। असल में उन लोगों की ये जिद सिर्फ एक वजह से थी, जलन। उन्हें बस ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक टूटा फूटा जू इतनी तेजी से फेमस हो रहा है। लेकिन चाओ चोंग ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और लगातार अपना लाइव स्ट्रीम जारी रखा। पूरा दिन स्ट्रीमिंग करने के बाद आखिरकार उसने व्यूअर्स से कहा कि आज का स्ट्रीम अब खत्म होने वाला है। उसने हंसते हुए सबको नॉर्थ 3rd रिंग रोड वाले चिंगन जू आने का न्योता दिया और कहा कि वहां उन्हें और भी एंसेस्ट्रल ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। फिर उसने प्रॉमिस किया कि वो अगली सुबह ठीक 9 बजे वापस स्ट्रीम शुरू करेगा, और इतना कहकर उसने बिना कोई वार्निंग दिए लाइव स्ट्रीम सीधा बंद कर दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ बेहद अजीब हुआ। एक बेहद शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर के अंदर दाखिल होने लगी। वो एनर्जी धीरे धीरे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर बस गई, और जैसे ही वो पूरी तरह उसके शरीर में मर्ज हुई, चाओ चोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा दिमाग अचानक साफ हो गया हो। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और फ्रेश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल चुकी हो और उसके मेरिडियंस अब पूरी तरह स्मूथली फ्लो कर रहे हों। इसके बाद उसने लाइव स्ट्रीम का बैकएंड खोला, और वहां जो नंबर दिख रहा था उसे देखकर वो खुद भी दंग रह गया। आज की रेवेन्यू सीधे 168,000 यूएन तक पहुंच चुकी थी। प्लेटफॉर्म का हिस्सा और टैक्सेस कटने के बाद उसने बाकी पैसे विदड्रॉ कर लिए, और जब उसने फाइनल बैलेंस देखा तो वो कुछ सेकंड तक बस स्क्रीन को घूरता रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर क्यों बनना चाहता है। इसके बाद वो सीधे लोजिंग के पास गया और उसकी मेहनत के लिए उसे 15,000 यूएन भेज दिए। उसने समझाया कि उनमें से 9,000 यूएन पिछले 3 महीनों की सैलरी थी, जबकि बाकी 6,000 यूएन इस महीने का बोनस था। लेकिन लुओजिंग ने पैसे लेते ही खुशी नहीं दिखाई, उल्टा वो घबरा गया। उसका कहना था कि ये रकम बहुत ज्यादा है। लेकिन आखिरकार चाओ चोंग के समझाने के बाद उसे पैसे लेने पड़े, और फिर उसने चाओ चोंग का प्लान मान लिया। वो अपनी छोटी बेटी के साथ सीधे जू में रहने के लिए आ गया। उन्होंने मैनेजमेंट हॉल की दूसरी मंजिल पर कमरा लिया, जो चाओ चोंग के कमरे के ठीक बगल में था। और आखिरकार काफी लंबे समय बाद चाओ चोंग चैन से बैठ पाया। अब चाओ चोंग की कल्टीवेशन पहले से काफी बढ़ चुकी थी। उसके शरीर की ताकत, उसकी रिएक्शंस, और यहां तक कि उसकी 5 सेंसेस भी पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो चुकी थीं। तभी अचानक खिड़की के बाहर से कई पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये सुनकर उसने नीचे जमीन की तरफ देखा, और वहां जो उसने देखा उसे देखकर वो खुद भी थोड़ा चौंक गया। नीचे एक काला पक्षी दर्द में तड़प रहा था। वो एक कॉमन रेवन था, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा था कि वो स्पिरिट पिल्स खा चुके साइक्लोन पैरट से भी ज्यादा विशाल दिख रहा था। ये पक्षी प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आते थे, और उनकी ताकत इतनी खतरनाक होती है कि वे दूसरे शिकारी पक्षियों से लड़ भी सकते हैं और उनका शिकार भी कर सकते हैं। शुरुआत में वो रेवन काफी हॉस्टाइल था। वो लगातार छटपटा रहा था और हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी
उसे सेक्रेड बीस्ट टेमिंग आर्ट की ऑरा महसूस हुई और अगले ही पल वो अचानक शांत हो गया। जब चाओ चोंग ने उसकी इंजरीज चेक की तो हालत सच में बहुत खराब थी। उसके पंख का एक हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था और उसके पेट पर किसी ब्लेड से गहरा कट लगाया गया था। अगर ये सब एक दिन पहले हुआ होता तो शायद चाओ चोंग उसे बचा ही नहीं पाता। कह सकते हैं कि वो पक्षी बेहद लकी था। इसके बाद चाओ चोंग ने अपनी मिस्टिकल मेडिकल स्किल्स इस्तेमाल की और धीरे धीरे उसकी चोटें ठीक कर दी। फिर उसने अपनी टेक्निक एक्टिवेट की और उस रेवन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब वो रेवन उसका दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट बन चुका था। चाओ चोंग ने उसका नया नाम रखा, हीचवन। तभी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक भारी और गहरी आवाज गूंजी, जी मास्टर। अगली सुबह लगातार कई गाड़ियां जू के बाहर आकर रुकने लगीं। इनमें ज्यादातर लोग लोकल इन्फ्लुएंसर्स थे जो इस ट्रेंडिंग स्टोरी का फायदा उठाना चाहते थे। उन्हीं लोगों के बीच एक और इन्फ्लुएंसर भी मौजूद था जिसके पास पूरे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। लोग उसे ब्रदर डक के नाम से जानते थे। वो अपने हाथ में सेल्फी स्टिक पकड़े हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, उस भगवान को बाहर बुलाओ, देखते हैं आखिर कौन है वो। कुछ ही देर बाद जू के गेट से एक आदमी बाहर निकलता दिखाई दिया। वो था लोजिंग। वो तेज कदमों से बाहर आया, लेकिन बाहर का इतना बड़ा क्राउड देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसने हैरानी से पूछा, आप लोग आखिर हैं कौन? तभी ब्रदर डक ने अपने डॉक्यूमेंट्स ऊपर उठाए और ऊंची आवाज में बोला, हम यहाँ फ्रॉड एक्सपोज करने आए हैं। उस तथाकथित एंसेस्ट्रल बीस्ट टैमर को बाहर बुलाओ। फिर उसने खास तौर पर उस आदमी को चैलेंज किया जिसने कल ड्रोन का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया था। ये सुनते ही लोजिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। लोजिंग को साफ महसूस हो गया था कि अब मामला बिगड़ने वाला है। तभी ब्रदर डक अपने व्यूअर्स से जोर जोर से बोलने लगा, मैं यहाँ एक फैन के कंज्यूमर राइट्स बचाने आया हूँ। उसने बताया कि कल उसके एक फैन ने लाइव स्ट्रीम में 2400 यूएन डोनेट किए थे, लेकिन उस डोनेशन के पीछे एक शर्त थी। उस फैन को लगा था कि स्ट्रीम में दिखाए गए पक्षी असली हैं, जबकि असल में ये सब अलेजिडली एक हाईटेक ड्रोन था। फिर उसने सिविल कोड के आर्टिकल 55 का नाम लेते हुए सीधे सीधे उन पर कंज्यूमर फ्रॉड का आरोप लगा दिया। और सच कहें तो ये काफी बड़ा इल्जाम था। वो गुस्से से लोजिंग को घूरते हुए बोला, समझे तुम, अभी इसी वक्त अपने बॉस को बाहर बुलाओ। ये सुनकर लोजिंग भी भड़क गया। उसने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम्हें फ्रॉड लगता है तो पुलिस बुलाओ। हमारे गेट पर खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि द विंची यानी साइक्लोन पैरेट सच में असली था। आखिर उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही साथ बैठकर खाना खाया था। जब लोजिंग ने समझाने की कोशिश की कि वो पक्षी सच में यही मौजूद है, तो ब्रदर डक तुरंत चिल्लाया, चुप रहो, बस अपने बॉस को बाहर बुलाओ। फिर उसने कहा कि पुलिस को कॉल ना करना। असल में उसकी दया है, क्योंकि उसे ऐसे स्ट्रीमर्स से नफरत है जो फैंस को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाते हैं। अब ब्रदर डक और ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था। अचानक उसने जोर से फेंस पर लात मारी, थड़ाम। उस तेज आवाज से लोजिंग घबरा गया और पीछे हट गया। अब वहां मौजूद हर इन्फ्लुएंसर का कैमरा सीधे इसी सीन पर टिका हुआ था। सबको लग रहा था कि अब यहां बड़ा झगड़ा होने वाला है। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। पार्क के ऊपर अचानक काले बादलों जैसा कुछ इकट्ठा होने लगा और वो धीरे धीरे गेट पर खड़ी भीड़ की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, सबकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो कोई बादल नहीं था, वो था काले रेवंस का एक विशाल झुंड। सैकड़ों रेवन एक साथ आसमान में मंडरा रहे थे और उस डरावने काले साए के नीचे एक जवान लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखाई दिया। उसके बाएं कंधे पर एक विशाल काला रेवन बैठा था और दाएं तरफ वही पैरट मौजूद था। वो था चाओ चोंग। जैसे ही वो करीब आया, पूरा माहौल अचानक बदल गया। कुछ सेकंड पहले तक चिल्ला रही भीड़ एकदम शांत हो गई। ऊपर उड़ रहे सारे रेवंस भी अचानक रुक गए। फिर वे धीरे धीरे चाओ चोंग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। वो नजारा जितना शानदार था, उतना ही डरावना भी। तभी चाओ चोंग ने ठंडी नजरों से ब्रदर डक को देखा और धीमी आवाज में पूछा, फेंस को लात तुमने मारी थी? उसकी आवाज सुनते ही पूरा इलाका एकदम खामोश हो गया। उसके कंधे पर बैठा बड़ा रेवन भीड़ को घूर रहा था। फिर उसने एक भारी और डरावनी आवाज निकाली, कहा, और अगले ही पल आसपास मौजूद सारे रेवंस एक साथ चीखने लगे। उनकी आवाज सुनकर वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ब्रदर डक ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम ही चंग एंड जू अकाउंट वाले स्ट्रीमर हो? चाओ चोंग ने बिना डरे सीधे जवाब दिया, हाँ। तभी ब्रदर डक फिर से ऊंची आवाज में बोला, मैं यहां अपने फैन के राइट्स बचाने आया हूं। तुमने फॉल्स एडवर्टाइजिंग करके लोगों को बेवकूफ बनाया है। उसका कहना था कि 2400 यूएन इस भरोसे पर डोनेट किए गए थे कि स्ट्रीम में दिखाए गए पक्षी असली जानवर हैं। ब्रदर डक लगातार यही बोल रहा था कि ये सब असली पक्षी नहीं, बल्कि पक्षियों के शेप वाले ड्रोन्स हैं, और इसी वजह से उसने इसे कानून के खिलाफ बताया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि चाओ चोंग के चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसे ये आरोप थोड़ा मजाक जैसा लग रहा था। फिर उसने हल्के से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई
और अगले ही पल दाविंची उसके कंधे से उड़ गया। वो सीधा जाकर सामने वाली फेंस पर बैठ गया। ये देखते ही ब्रदर डक के पीछे खड़े इन्फ्लुएंसर्स पागलों की तरह आगे भागे। सबने अपने कैमरा जूम कर दिए, क्योंकि ये वही पक्षी था जो कल लाइव स्ट्रीम में दिखाई दिया था, वही पक्षी जो शीशे में खुद को देखकर खुश हो रहा था। तभी अचानक डाविंची जोर से चिल्लाया, ब्यूटी फिल्टर बंद करो। उसकी साफ आवाज सुनते ही वहां मौजूद सारे लोग चौंक गए। अगले ही पल पूरी भीड़ हंसने लगी, लेकिन साथ ही सब लोग अंदर से हिल भी चुके थे, क्योंकि उस तोते की वोकैबुलरी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब हर किसी के मन में बस एक ही बात थी, ये कोई आम पक्षी नहीं है, ये तो सच में डिवाइन बर्ड है। जिस किसी की भी आंखें सही सलामत थीं, वो साफ देख सकता था कि ये कोई हाईटेक ड्रोन नहीं था, ये पूरी तरह एक जीवित क्रीचर था। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में उड़ रहे वो सारे रेवंस जो चाओ चोंग के हर आदेश को मान रहे थे। आखिर जो इंसान इतने सारे रेवंस को कंट्रोल कर सकता है, उसके बारे में ये सोचना कि वो लाइव स्ट्रीम में नकली पक्षी इस्तेमाल करेगा, अब काफी बेवकूफी लग रहा था। इस वक्त ब्रदर डक पूरी तरह स्टंड खड़ा था। सच उसके सामने था और वो किसी मशीन जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तभी उसने नीचे अपने लाइव स्ट्रीम की तरफ देखा और ये देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसके स्ट्रीम में अचानक 30,000 से ज्यादा व्यूअर्स आ चुके थे। ये आयरनी काफी दर्दनाक थी। उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उसे उसी पल मिल रही थी, जब उसका पूरा आर्ग्यूमेंट टूटकर बिखर चुका था। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाया, ये नामुमकिन है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक डेस्परेट आइडिया आया। वो तुरंत बोला, तुम कैसे साबित करोगे कि ये वही पक्षी है जो कल लाइव स्ट्रीम में था? उसने फिर दावा किया कि कल लाइव स्ट्रीम में ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे और अब चाओ चोंग असली पक्षी दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यहां तक कि वो ताने मारते हुए बोला, क्या आजकल कोई भी उठकर स्ट्रीमर बन सकता है? लेकिन इस बार भीड़ पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुकी थी। बाकी इन्फ्लुएंसर्स ने उसे घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बस करो, यहां से निकलो, खुद ही मजाक बन चुके हो। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ कह रहे थे कि उसे सही और गलत में फर्क ही नहीं पता, तो कुछ बोल रहे थे कि वो बिना सबूत के लड़ाई करने चला आया। अब जितने ज्यादा लोग उसे सुनाने लगे, ब्रदर डक उतना ही बेइज्जत महसूस करने लगा। आखिरकार वो चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी चाओ चोंग की आवाज गूंजी, रुको। ब्रदर डक वहीं रुक गया। चाओ चोंग ने ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुमने फेंस पर लात मारी थी और मेरे स्टाफ को डराया भी। जाने से पहले माफी मांगो। और तभी आसमान में मौजूद सारे रेवंस ने एक साथ डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। अगले ही पल सारे रेवंस एक साथ आसमान में उड़ गए। ऊपर से वो किसी विशाल काले तूफानी बादल जैसे दिखाई दे रहे थे और फिर वे सीधे नीचे भीड़ की तरफ टूट पड़े। उनकी डरावनी मौजूदगी से पूरा माहौल कांप उठा। डर के मारे वहां मौजूद लोग तुरंत झुक गए, लेकिन रेवंस ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया। वे सीधे जाकर ब्रदर डक की कार पर उतर गए। कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी कार काले रेवंस से ढक चुकी थी और मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वो यहां से जा नहीं पाएगा। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। अब सारे कैमरा सिर्फ उन डिसिप्लिन्ड रेवंस पर फोकस्ड थे और हर इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। लगभग सारे व्यूअर्स एक ही बात लिख रहे थे, असल दबदबा इसे कहते हैं, ये होता है एक असली खतरनाक आदमी। लोग कह रहे थे कि चाओ चोंग ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और खुद को प्रूव भी कर दिया। अब ब्रदर डक ऐसे हार मानकर भाग नहीं सकता। कई लोग चाओ चोंग की तारीफ करने लगे। वे कह रहे थे कि वो सच में एक असली आदमी है, एक ऐसा बॉस जो ताकत के साथ साथ इंसाफ करना भी जानता है। यहां तक कि ब्रदर डक के अपने लाइव स्ट्रीम में भी लोग चाओ चोंग की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर ब्रदर डक अंदर ही अंदर जल उठा। अब उसके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बचा था। अगर वो माफी नहीं मांगता तो लोग उसे बदतमीज और गैर जिम्मेदार समझते और उसका राइट्स एक्टिविस्ट वाला पूरा इमेज टूट जाता। लेकिन अगर वो माफी मांग लेता तो उसे खुद मानना पड़ता कि वो बेवकूफ और अनप्रोफेशनल था। दोनों ही रास्तों में उसका करियर खत्म होना तय लग रहा था। आखिरकार ब्रदर डक ने मजबूरी में माफी मांगने का फैसला किया। हालांकि उसकी आवाज में साफ गुस्सा और बेइज्जती झलक रही थी। उसने सीधे लुओजिंग की तरफ देखकर माफी मांगी, लेकिन लुओजिंग खुद शॉक्ड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चाओ चोंग इतनी छोटी सी बात पर भी उसके लिए खड़ा हो जाएगा। उसके दिल के अंदर अजीब इमोशंस उमड़ने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि उसका बॉस उसे जरा सी भी बेइज्जती सहने नहीं देगा। तभी सारे रेवंस ने एक साथ जोरदार आवाज निकाली और फिर पूरे झुंड ने दोबारा उड़ान भर ली। ब्रदर डक तुरंत अपनी कार में बैठा और धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गया। पीछे सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ बची थी, जो अब भी कैमरास उठाए खड़ी थीं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। तभी चाओ चोंग ने अपने चेहरे का ठंडा एक्सप्रेशन हटाया और मुस्कुराते हुए लोकल ब्लॉगर्स को ग्रीट किया। उसने खुद को चिंगन जू का ओनर बताया। फिर उसने समझाया कि उसने अभी हाल ही में स्ट्रगलिंग जू को संभाला है और वो सिर्फ लाइव स्ट्रीम्स की मदद से इस जगह को बचाने की कोशिश कर रहा है।
उसने कहा कि बिना सबूत वाले आरोपों का जवाब देने में उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे ज्यादा पसंद है सच्चे और फ्रेंडली इंटरैक्शंस। फिर उसने मुस्कुराते हुए इन्फ्लुएंसर से कहा, अपने कैमरास चेनफंग पैरट की तरफ रखिए, मैं आपको एक स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। उसने प्रॉमिस किया कि इस बार पूरा शॉट बिना किसी कट के होगा, ताकि हमेशा के लिए साबित हो जाए कि वो किसी तरह की चीटिंग नहीं कर रहा। इसके बाद उसने सबको ऑफिशियली जू के अंदर आने का न्योता दिया और कहा कि वे उसकी एंसेस्ट्रल एनिमल ट्रेनिंग स्किल्स अपनी आंखों से देख सकते हैं। भीड़ अब पूरी तरह एक्साइटेड हो चुकी थी। सब लोग कह रहे थे कि ये जू आगे जाकर जरूर फेमस होगा, लेकिन उनकी कैमरास अब भी लगातार चाओ चोंग पर फोकस्ड थीं। इसके बाद चाओ चोंग ने फिर से पैरट पर लाइव स्ट्रीम गियर लगाया और ठीक कल की तरह ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। इस बार लोकल डिलीवरी का पूरा प्रोसेस दर्जनों कैमरास में रिकॉर्ड हो रहा था। सुबह की पूरी घटना, रेवंस की ड्रामेटिक एंट्री, ब्रदर डक की बेइज्जती और उसे माफी मंगवाने तक, हर एक पल अब कैमरास में कैद हो चुका था। इन सारी घटनाओं के बाद, खासकर उस बिना कट वाले पैरट लाइव स्ट्रीम की वजह से, चाओ चोंग पूरे इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड करने लगा। पहली बार उसके लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई और जब दोपहर वाला सेशन शुरू हुआ तो उसकी पॉपुलैरिटी पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। कुछ ही देर में व्यूअर काउंट सीधे 100,000 के ऊपर पहुंच गया और स्ट्रीम शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमका। सेक्ट रेप्यूटेशन रीच 30 पॉइंट्स। रिवॉर्ड के तौर पर उसे मिले 2 स्पिरिट लिंक पिल्स और एक नई टेक्निक। उस टेक्निक का नाम था साइट शेयरिंग टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से वो डिस्टेंस की परवाह किए बिना अपने कॉन्ट्रैक्टेड एनिमल्स की आंखें और कान टेम्पोरेरीली इस्तेमाल कर सकता था। और ये समझते ही चाओ चोंग की आंखें चमक उठीं, क्योंकि असल में ये लगभग फर्स्ट पर्सन वीआर फ्लाइंग मोड जैसा था। और चूंकि उसके दोनों बीस्ट्स पक्षी थे, तो इसके पॉसिबिलिटीज लगभग एंडलेस थीं। जरा सोचो, आसमान में उड़ते हुए पूरी दुनिया को ऊपर से देखना, ये एक्सपीरियंस कितना खतरनाक और शानदार होने वाला था। इसके बाद वो लगातार शाम 5 बजे तक लाइव स्ट्रीम करता रहा, लेकिन जैसे ही स्ट्रीम खत्म हुआ, एक जवान लड़का तेजी से मैनेजमेंट हॉल के अंदर घुस आया। उसके चेहरे पर साफ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। उसे देखकर चाओ चोंग ने पूछा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? लेकिन चाओ चोंग अपना सवाल पूरा भी नहीं कर पाया था कि वो लड़का तुरंत बोल पड़ा। उसकी आवाज सरप्राइजिंगली सीरियस और इंटेंस थी। उस आदमी का नाम था जिन जिया। उसने कहा कि वो चाओ चोंग के साथ एक बहुत बड़ा काम करना चाहता है और अगले ही पल उसने अपनी जेब से लॉ एनफोर्समेंट बैज निकाल लिया। उसने बताया कि वो यूनाई सिटी ब्यूरो से है और उन्हें एक बड़े केस में मदद चाहिए। ये सुनते ही चाओ चोंग थोड़ा शॉक्ड रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत सीरियस पोज बना लिया और पूरी राइचसनेस के साथ बोला, कानून की मदद करना हर नागरिक का फर्ज होता है। फिर उसने ऑफिसर को बैठने के लिए कहा और देखते ही देखते समय सीधे रात के 11:30 बजे पर पहुंच गया। अब सीन था ब्यूरो का कमांड सेंटर, जहां डायरेक्टर सोंग ताइशान अपनी पूरी टीम के साथ बिजी था। वे लोग एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के 3 सस्पेक्ट्स को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन रिमोट विलेज तक पहुंचने के बाद उन सस्पेक्ट्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मेन रोड छोड़ दी, फिर कुछ देर पैदल चलते रहे और उसके बाद सीधे पहाड़ों की तरफ चढ़ गए। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे तीनों अलग अलग दिशाओं में बट गए। ये देखकर डायरेक्टर सोंग ताइशान और कैप्टन लुओ ने एक दूसरे की तरफ गंभीर नजरों से देखा, क्योंकि अब सिचुएशन काफी डेंजरस हो चुकी थी। सोंग ताइशान अच्छी तरह समझ रहा था कि इन हालात में वो अपनी टीम को और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि अभी सिचुएशन जरूरत से ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। अगर वे लोग पीछा जारी रखते तो उनका कवर कभी भी एक्सपोज हो सकता था और तब सिर्फ मिशन ही फेल नहीं होता, बल्कि उससे भी बुरा कुछ हो सकता था। उसके ऑफिसर्स की जान तक जा सकती थी। तभी अचानक कैप्टन लुओ के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वो तुरंत सोंग ताइशन के पास गया और धीरे से एक्साइटेड होकर बोला, सर, ये सिस्टर सिंह का मैसेज है। फिर तुरंत खुद को सुधारते हुए बोला, मतलब आपके बेटे सोंग सिंह का। ये सुनते ही सोंग ताइशन का चेहरा चिढ़ से भर गया। उसे लगा कि लुओ इस सीरियस सिचुएशन में भी उसके बेटे की बेवकूफियों की बात कर रहा है। उसने इरिटेटेड होकर पूछा, अब उस लड़के ने क्या कर दिया? उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा फिर कोई मुसीबत खड़ी कर चुका होगा, लेकिन अगले ही पल लुओ की बात सुनकर वो खुद स्टन्ड रह गया, क्योंकि सोंग सिंह का दावा था कि वो इस वक्त सस्पेक्ट्स का पीछा कर रहा है। ये सुनते ही सोंग ताइशन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन शौक अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सोंग सिंह कम्युनिकेशन चैनल मांग रहा था और उसने प्रॉमिस किया कि वो सस्पेक्ट्स का लाइव फीड भेज सकता है। कुछ सेकंड तक सोंग ताइशन बस वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर साफ शौक दिखाई दे रहा था। फिर उसने तुरंत कहा, जल्दी करो। अगर उसे समझना था कि उसका बेटा आखिरकार क्या रहा है, तो तुरंत कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना जरूरी था। लॉ ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल की डिटेल्स सोंग सिंह को भेज दी। कुछ ही देर बाद एन्क्रिप्टेड चैनल पर सिग्नल्स आने लगे
और अचानक कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर कई सर्वेलेंस फीड्स फ्लिकर होने लगीं। कैमरा का एंगल काफी ऊंचाई से था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कैमरा पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ हो। हालांकि इमेज थोड़ी ग्रेनी थी। स्पष्ट था कि ये लो लाइट नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कैमरा सस्पेक्ट्स के काफी करीब था और इसी वजह से फुटेज अभी भी काम की थी। उस एंगल से वे लोग नीचे मौजूद सस्पेक्ट्स को हैरान कर देने वाली क्लैरिटी के साथ देख पा रहे थे। फुटेज में एक सस्पेक्ट झाड़ियों के बीच बैठा था। वो लगातार सावधानी से आसपास नजर घुमा रहा था। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी और अगले ही पल वो तुरंत उठकर एक खास डायरेक्शन में भागने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरा उसकी हर मूवमेंट को इंस्टेंटली फॉलो कर रहा था। कुछ सेकंड बाद ही उस चैनल पर सिग्नल आने लगे। फिर अचानक कई सर्विलांस वीडियो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। वीडियो ऊपर से रिकॉर्ड हो रहा था, जैसे कैमरा किसी पेड़ की डाल पर रखा हो। वीडियो थोड़ा धुंधला था क्योंकि नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन दूरी काफी कम थी, इसलिए नीचे मौजूद लोग साफ दिखाई दे रहे थे। स्क्रीन में एक सस्पेक्ट झाड़ियों में छिपा बैठा था। वो डरते हुए बार बार आसपास देख रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। फोन देखते ही वो तुरंत खड़ा हुआ और तेजी से एक दिशा में भागने लगा और कैमरा भी उसी पल उसके पीछे चल पड़ा। कैमरा उसके बिल्कुल पास से उसे फॉलो कर रहा था। बीच बीच में एक अजीब कांव कांव की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो साफ तौर पर कौवे की आवाज थी। उसी समय स्क्रीन पर दो और वीडियो फीड्स आ गईं। ये बाकी दो सस्पेक्ट्स की लाइव फीड थी और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें भी बिल्कुल उसी तरह ट्रैक किया जा रहा था। कमांड सेंटर में बैठे सभी लोग एक्साइटमेंट से भर गए। यहां तक कि सॉन्ग ताइशान का दिल भी तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है। तीनों सस्पेक्ट्स बार बार अपने फोन देख रहे थे। उन्हें रेड क्लोथ्स गैंग की तरफ से कोड मैसेज मिल रहे थे जो उन्हें रास्ता बता रहे थे। इसका मतलब साफ था, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर कोई इतना करीब जाकर उन्हें ट्रैक कैसे कर सकता है? और ये सिर्फ एक इंसान नहीं था, तीनों सस्पेक्ट्स को एक साथ ट्रैक किया जा रहा था, इतनी कम दूरी से। अगर ड्रोन भी होता तो इतनी नजदीक जाकर बिना दिखे रहना लगभग नामुमकिन था। सस्पेक्ट्स बस एक बार ऊपर देख लेते तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दिख जाता। पूरा मामला बहुत अजीब लग रहा था। तभी सबने ध्यान दिया कि लगातार कौवों की आवाज और पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। अब सबको समझ आने लगा था, उन्हें ट्रैक करने वाले कौवे थे। लो लाइट कैमरों की क्वालिटी देखकर लग रहा था कि कैमरे सीधे उन कौवों पर लगाए गए थे। ये बात किसी के लिए भी यकीन करना आसान नहीं था। पूरा कमरा शॉक और एक्साइटमेंट से भर चुका था। किसी ने रात में पहाड़ों के बीच टारगेट ट्रैक करने के लिए कौवों को ट्रेन कर दिया था। ये लगभग नामुमकिन लगता था। उसी समय कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजर सॉन्ग ताइशान पर गई। सब सोच रहे थे कि आखिर उसने इतनी खतरनाक और अलग सीक्रेट टेक्निक कब तैयार की। लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड खुद सॉन्ग ताइशान था। उसे मीटिंग शुरू होने से पहले की बात याद आई। उसके बेटे सॉन्ग शिंगजिया का फोन आया था। उसने भरोसे से कहा था कि वो मदद कर सकता है, लेकिन उस समय ताइशान ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। और अब जिस बेटे को वो हमेशा बेकार समझता था, वही उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। करीब 1 घंटे बाद तीनों सस्पेक्ट्स एक जगह मिले और एक पुराने टूटे फूटे ब्रीडिंग फार्म तक पहुंच गए। आखिरकार उस पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियां मिल चुका था। ये खबर मिलते ही पूरा कमांड हॉल एक्साइटमेंट से भर गया। सब लोग तेजी से स्क्रीन्स की तरफ देखने लगे। इस वक्त तीनों क्रोज अब भी एक्टिव थे। उनमें से एक काफी ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था और पूरे इलाके पर नजर रख रहा था। वहीं बाकी 2 क्रोज चुपचाप बिल्डिंग की छत पर उतर गए। फिर उन्होंने बेहद सावधानी से ऊपर लगे काले कपड़े में छोटे छोटे छेद करने शुरू किए और ऐसा करते वक्त वे अपने शरीर से लाइट को बाहर निकलने से भी रोक रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उन्होंने कैमरास को बिल्कुल परफेक्ट एंगल पर सेट कर दिया, जिसकी वजह से कमांड सेंटर को अंदर का पूरा सीन 2 अलग अलग फीड्स में दिखाई देने लगा। वर्कशॉप के अंदर तेज रोशनी थी और वहां मौजूद लोग आराम से खाना पीना कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कहता कि ये डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। पूरा माहौल किसी कंपनी पार्टी जैसा लग रहा था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चेहरा साफ दिखाई दिया। वो था होंगी, पूरे केस का नंबर 1 फ्यूजिटिव। उसे देखते ही कमांड सेंटर में मौजूद हर ऑफिसर का एड्रेनलिन बढ़ गया। असल में वे लोग पहले एक खतरनाक बैटल के लिए तैयार बैठे थे। उन्हें डर था कि उस फैक्ट्री के अंदर ना जाने कितने हिडन डेंजर्स होंगे। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 क्रोज सीधे दुश्मनों के अड्डे का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा देंगे। सच कहें तो अब ये पूरा मिशन किसी ओपन बुक एग्जाम जैसा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक एक ऑपरेटर जोर से चिल्लाया, डायरेक्टर सॉन्ग, वहां हिडन लुकआउट मौजूद है। ये सुनते ही वहां मौजूद सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अब स्क्रीन पर हमें उस क्रो का व्यू पॉइंट दिखाई देता है जो बाहर आसमान में चक्कर लगा रहा था। फैक्ट्री से करीब 300 मीटर दूर एक छोटी सी शैक की छत पर अचानक एक आदमी खड़ा हो गया। उसके हाथ में टैबलेट जैसा कोई डिवाइस था।
और वो जल्दी जल्दी अपना फोन निकालकर कॉल करने वाला था। ये देखकर सॉन्ग तैशन और बाकी लोग शॉक्ड रह गए। लेकिन तभी मॉनिटर वाला क्रो खुद एक्शन में आ गया। वो अचानक आसमान से नीचे डाइव करता है और बिजली जैसी स्पीड से उस आदमी के हाथ पर हमला कर देता है। फीड में उसकी दर्द भरी चीख सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद क्रो दोबारा आसमान में उड़ जाता है। जब कैमरा फिर उस आदमी पर फोकस करता है तो पता चलता है कि उसका फोन छत से नीचे गिर चुका है। लेकिन वो ये सोचने तक नहीं रुका कि एक पक्षी ने अचानक उस पर हमला क्यों किया। वो घबराकर तुरंत छत से नीचे कूद गया, फिर पूरी ताकत से फैक्ट्री की तरफ भागने लगा और चिल्लाने लगा, वहां कोई है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसी पल पास की झाड़ियों से एक काली परछाई बाहर कूदी और उसने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर डंडा दे मारा। धड़ाम! वो आदमी सीधे जमीन पर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। और वो इंसान था शिंगजिया। लुओहू एक्साइटमेंट में सीधे सॉन्ग ताइशन का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि सॉन्ग शिंगजिया ने सिर्फ एक बार में लुकआउट को गिरा दिया। इसके तुरंत बाद शिंगजिया तेजी से नीचे झुक गया और खुद को छिपा लिया। ये देखकर सॉन्ग ताइशन पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा खुद इतनी खतरनाक जगह पर मौजूद होगा। तभी कमांड चैनल में उसकी भारी आवाज गूंजी, मैं सॉन्ग ताइशन बोल रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनो, लुकआउट न्यूट्रलाइज हो चुका है। फैक्ट्री के 7 o'clock डायरेक्शन में सिग्नल मौजूद है, उसे ध्यान से आइडेंटिफाई करो। बाकी सभी यूनिट्स तुरंत फैक्ट्री पर रेड शुरू करें। फिर उसने तेजी से अगला आदेश दिया, मेन गेट के पीछे 11 o'clock पोजीशन प्राइमरी फायर पॉइंट है, उसे पूरी तरह सप्रेस करके रखो। अगर कोई रेजिस्टेंस करे तो तुरंत शूट करो, लेकिन होंगी को हो सके तो जिंदा पकड़ना। सॉन्ग ताइशन के साफ और सटीक आदेश मिलते ही ऑपरेशन टीम तेजी से फैक्ट्री की वॉल्स की तरफ बढ़ने लगी। उधर फैक्ट्री के अंदर गैंग मेंबर्स को आखिरकार मॉनिटर्स पर कुछ गड़बड़ दिखाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ फैक्ट्री का मेन डोर उड़ गया और उसके तुरंत बाद 3 फ्लैशबैंग्स अंदर फेंके गए। अगले ही पल आर्म्ड ऑफिसर्स की पूरी टीम दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गई। फ्लैशबैंग्स की वजह से गैंग मेंबर्स पहले ही कंफ्यूज्ड और चक्कर खा रहे थे और उसी मौके का फायदा उठाकर टैक्टिकल टीम उन पर टूट पड़ी। कमरे के अंदर लगातार चीखें गूंजने लगीं। कई लोगों के सिर के पीछे जोरदार वार किए गए और कुछ ही सेकंड में पूरा गैंग मर्सी की भीख मांगने लगा। हालत ऐसी हो गई थी कि ऑफिसर्स के पास हैंडकफ्स तक कम पड़ने लगे। मजबूरी में उन्होंने स्टील जिप टाइज इस्तेमाल किए और क्रिमिनल्स को जानवरों की तरह कतारों में बांध दिया गया। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट पहुंची और रिपोर्ट सुनते ही पूरे कमांड हॉल में एक्साइटमेंट फैल गया। होंगी क्रिमिनल गैंग पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो चुका है, सभी सस्पेक्ट्स कंट्रोल में हैं। ये सुनते ही सॉन्ग ताइशन ने आखिरकार लंबी राहत की सांस ली। उसके दिल में वो अच्छी तरह जानता था कि इस जीत का असली क्रेडिट किसे जाता है। उन 3 क्रोज के अलावा सबसे बड़ा योगदान सिर्फ सॉन्ग शिंगजिया का था। लेकिन एक दिक्कत थी, क्योंकि शिंगजिया ऑफिशियली सिस्टम का हिस्सा नहीं था, इसलिए ऑपरेशन का फॉर्मल ऑनर उसके पिता के नाम जाना तय था। अब समय रात के 3 बजे से भी आगे निकल चुका था। सीन बदलकर डायरेक्टर्स ऑफिस में आता है, जहां सॉन्ग ताइशन अचानक भौहें सिकोड़कर हाथ उठाता है और सामने वाले आदमी की बात बीच में रोक देता है। फिर वो गंभीर आवाज में पूछता है, रुको, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि वो पक्षी खुद उड़कर वापस जू चले गए? वो ये कंफर्म करना चाहता था कि क्या रहस्यमयी आदमी चौ चोंग सच में पूरे ऑपरेशन के दौरान जू से बाहर ही नहीं निकला। शिंगजिया तुरंत सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ, पूरे ऑपरेशन के दौरान उस आदमी ने जू से एक कदम भी बाहर नहीं रखा। ये सुनते ही सॉन्ग ताइशन और लुओहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर साफ डिसबिलीव दिखाई दे रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ उनका शौक और बढ़ता। इतनी दूरी से बैठकर पक्षियों को इतनी प्रिसीजन के साथ कंट्रोल करना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस मास्टर ने यह सब अपने घर से बाहर निकले बिना किया था। वो माइल्स दूर बैठा था, फिर भी पूरे ऑपरेशन को परफेक्टली कंट्रोल कर रहा था और सिर्फ 3 क्रोज ने इतनी मुश्किल मिशन को पूरा कर दिया। सच कहें तो ये किसी फेरी टेल जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी ये सब सच में हुआ था। बेशक कैमरास के अलावा उन क्रोज के शरीर पर छोटे वायरलेस रेडियोस भी लगे हुए थे। इन्हीं रेडियोस के जरिए मास्टर अपनी आवाज में कमांड्स दे रहा था। ये सुनते ही सॉन्ग ताइशन ने धीरे से लुओहू की तरफ देखा। उसकी नजरों में एक खास मतलब छिपा था, जैसे वो कहना चाहता हो, ऐसे इंसान से मिलना जरूरी है। लुओहू और बाकी ऑफिसर्स तुरंत उसका मतलब समझ गए, क्योंकि चाओ चोंग जैसी रेयर एबिलिटी वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा आदमी लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक हिडन ट्रम्प कार्ड जैसा था। उन्हें न सिर्फ उस पर ध्यान देना था, बल्कि उसकी प्रोटेक्शन भी करनी थी। आखिर कोई नहीं जानता कि अगला बड़ा केस कब सामने आ जाए जहां उसकी जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए उससे फॉर्मली मिलना अब तय हो चुका था। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहां चाओ चोंग आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके साथ लुओजिंग और उसकी मां भी मौजूद थीं।
तभी अचानक खिड़की पर बैठा कोकाटियल जोर से चिल्लाया, गेस्ट आए हैं, गेस्ट आए हैं। ये सुनकर चाओ चोंग ने दोनों औरतों से कहा, आप लोग आराम से खाना खाइए, मैं जाकर देखता हूं कौन आया है। इसके बाद वो सीधे जू के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाहर सोंग सिंजिया खड़ा था। उसके साथ एक अनजान मिडिल एज्ड आदमी भी मौजूद था। उन्हें देखते ही चाओ चोंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें देखते ही चाओ चोंग मुस्कुराते हुए बोला, आइए ऑफिसर सोंग। लेकिन ये सुनते ही सिंजिया की आंखें हल्का सा फड़क उठीं, क्योंकि उसने लुओहू को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। उसने बस इतना कहा था कि वो और चाओ चोंग दोस्त हैं। इसलिए ऑफिसर सॉन्ग सुनते ही पीछे खड़े लुओहू कुछ पल के लिए फ्रीज हो गए। उधर चाओ चोंग भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उन दोनों का रिएक्शन अचानक इतना अजीब क्यों हो गया। लेकिन तभी सिंजिया तुरंत आगे आया और ऑकवर्ड माहौल संभालने लगा। वो जल्दी से बोला, ब्रदर चाओ, कल का ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। आपकी मदद से अथॉरिटीज ने एक बड़ा केस सॉल्व कर लिया। लेकिन फिर उसने हल्का सा शर्मिंदा होकर अपने हाथ रगड़े और ऑकवर्ड हंसी के साथ बोला, लेकिन मुझे एक बात कन्फेस करनी है। असल में मैं कोई ऑफिसर नहीं हूं। मैंने कल आपसे झूठ बोला था। ये सुनते ही चाओ चोंग कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गया, लेकिन शिंजिया तुरंत जल्दी जल्दी समझाने लगा, बाकी सारी बातें सच थीं, केस भी असली था, ऑपरेशन भी असली था। फिर उसने अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ इशारा किया और बोला, ये हैं लुओहू, सिटी फर्स्ट टैक्टिकल ब्रिगेड के कैप्टन और मेरे पिता के राइट हैंड मैन। चाओ चोंग कुछ सेकंड तक लुओहू को ध्यान से देखता रहा। उसे उस आदमी के आसपास एक शार्प और डिसिप्लिन्ड ऑरा महसूस हो रही थी। उसे साफ समझ आ गया कि लुओहू सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं है, बल्कि शायद उसका मिलिट्री बैकग्राउंड भी है। इसके बाद चाओ चोंग ने हल्की इरिटेशन के साथ सिंजिया की तरफ देखा और पूछा, तो तुम्हारे पिता आखिर हैं कौन? ये सुनते ही सिंजिया थोड़ा करीब आया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मेरे पिता ब्यूरो चीफ हैं। ये सुनकर चाओ चोंग कुछ सेकंड तक बस उसे घूरता रह गया। फिर उसने डिसबिलीफ में हल्की सी सांस छोड़ी। उसे ये पूरी सिचुएशन काफी बेतुकी लग रही थी। फिर वो इरिटेटेड होकर बोला, अगली बार अपनी बात एक ही बार में खत्म किया करो। मेरी रेपुटेशन को पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे मत घुमाया करो। ये सुनते ही सिंजे ऑकवर्ड हंसी हंस पड़ा। उसने जल्दी से प्रॉमिस किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ लुओहू लगातार चाओ चोंग को ध्यान से देख रहा था। वो उसके काम और फियरलेस बिहेवियर से काफी इम्प्रेस था। इसके बाद सीन मेन हॉल में शिफ्ट होता है, जहां वे लोग करीब आधे घंटे तक पिछले ऑपरेशन की डिटेल्स पर बात करते रहे। उन्होंने चाओ चोंग को उसकी मदद के लिए रिवॉर्ड भी ऑफर किया और साथ ही उम्मीद जताई कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो दोबारा अपनी खास एबिलिटीज से उनकी मदद करेगा। और जाहिर सी बात थी, चाओ चोंग ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। आखिर वो एक हॉट ब्लडेड जवान लड़का था। कुछ देर बाद विजिटर्स वहां से चले गए और चाओ चोंग फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम में लग गया। वो लगातार शाम 5 बजे तक स्ट्रीम करता रहा, लेकिन जब उसने सिस्टम में रेपुटेशन पॉइंट्स देखे तो उसके चेहरे पर हल्की निराशा आ गई, क्योंकि पॉइंट्स सिर्फ 38 तक पहुंचे थे। और सच कहें तो उसके लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स हर दिन लगातार बढ़ रहे थे। एक समय तो ऑडियंस सीधे 160,000 तक पहुंच गई थी और गिफ्ट्स इतनी तेजी से आ रहे थे कि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद रेपुटेशन पॉइंट्स बहुत धीरे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि शायद अब लोग सुंगन जू के बारे में पहले से जान चुके हैं, और चूंकि वे उससे ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके थे, इसलिए सिस्टम अब उतने पॉइंट्स नहीं दे रहा था। इससे चाओ चोंग को एहसास हुआ कि जू खुलने के बाद उसे कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। शायद जब लोग खुद यहाँ आएंगे और अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे, तभी रेपुटेशन पॉइंट्स फिर तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी सबसे जरूरी चीज थी पैसा कमाना, क्योंकि अगर पैसे नहीं हुए तो जू कभी खुल ही नहीं पाएगा। ये सोचकर उसने आखिरकार अपना फोन नीचे रख दिया। फिर उसने बाहर की तरफ नजर डाली और वहां जो नजारा था वो काफी शानदार था। करीब 200 रेवंस पेड़ों पर घने झुंड में बैठे हुए थे, जबकि हीचवान खिड़की के पास एक साइलेंट गार्डियन की तरह खड़ा था। बाहर मौजूद सारे रेवंस हीचवान को अपना राजा मान चुके थे। वे उसके हर आदेश का पूरी लॉयल्टी से पालन करते थे। असल में कल सुबह जब हीचवान पूरे झुंड के साथ वापस आया था, तब चाओ चोंग ने अपनी बची हुई आखिरी स्पिरिट अवेकनिंग पिल्स और बीस्ट स्पिरिट पिल्स निकाल ली थीं। फिर उसने उन पिल्स को पानी में मिलाकर सारे बर्ड्स को पिला दिया। हालांकि इससे वे हीचवान या वेंसी जितने पावरफुल नहीं बन सकते थे, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर थी। उस मिक्सचर की वजह से उन रेवंस की बुद्धि पहले से काफी तेज हो गई थी और अब वे बिना सवाल किए हिचवंग के हर कमांड को मानते थे। इतना ही नहीं, उन बर्ड्स को उस स्पिरिचुअल इफेक्ट की आदत भी लगने लगी थी। अब अगर उन्हें बार बार वो स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए थी तो वे चाओ चोंग का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले थे। तभी अचानक चाओ चोंग ने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा, क्योंकि उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया था। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी लाइव स्ट्रीम ऑडियंस को सिर्फ रेवंस देखने के लिए जू तक बुला सकता है।
क्योंकि अब ये रेवंस खुद एक वायरल सेंसेशन बन चुके थे। अब इंटरनेट पर उसके रेवंस वाले पैरोडी वीडियोस हर घंटे तेजी से बढ़ रहे थे और उनकी पॉपुलैरिटी लगभग फटने वाली हालत में पहुंच चुकी थी। चाओ चोंग ने जल्दी से अपने पास मौजूद पैसों का हिसाब लगाया। फिर उसने लाइव स्ट्रीम की अर्निंग स्पीड के बारे में सोचा और तभी उसे एहसास हुआ कि अब वो आराम से 2 नए एम्प्लॉयज हायर कर सकता है। इन सारी बातों को जोड़कर देखने के बाद उसने आखिर फैसला कर लिया। अब जू खोलने का समय आ चुका था। उस रात डिनर के बाद हम देखते हैं कि चाओ चोंग अपने फोन पर स्क्रोलिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पोस्ट पर पड़ी। उसे लिटिल फेरी यिंगिंग नाम की लड़की ने अपलोड किया था, लेकिन उस पोस्ट में वो लगातार झूठी बातें बनाकर चाओ चोंग और उसके जू को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। जब चाओ चोंग ने कमेंट्स खोले तो शुरुआत में वो थोड़ा चौंक गया, क्योंकि कुछ लोग उसे फेक लाइव स्ट्रीम्स चलाने वाला बता रहे थे। यहां तक कि कुछ कमेंट्स में उस पर साइबर बुलिंग भड़काने का आरोप भी लगाया जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे असली सिचुएशन समझ आई। असल में मेजॉरिटी कमेंट्स उसके खिलाफ नहीं थे, बल्कि लोग लगातार लिटिल फेरी यिंगिंग की बुरी फोटोज डाल रहे थे और उसके बिहेवियर की जमकर आलोचना कर रहे थे। इसी दौरान एक नाम बार बार कमेंट्स में दिखाई दे रहा था, शाओजांग टॉक्सला। ये देखकर चाओ चोंग नेचुरली उस अकाउंट पर क्लिक कर देता है। वो एक वेरीफाइड अकाउंट था जिस पर ब्लू चेक मार्क लगा हुआ था और उस अकाउंट के ओनर शाओजांग के पास पहले से ही 120,000 फॉलोअर्स मौजूद थे। चाओ चोंग ने उसका वीडियो खोला। वीडियो में शाओजांग एक हैंडसम यंग मैन की तरह काफी सीरियस और प्रोफेशनल अंदाज में कैमरा के सामने बैठा था। सबसे पहले उसने सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेरी यिंगिंग वाला वीडियो चलाया। फिर उसके बाद उसने लगातार कई स्क्रीनशॉट्स दिखाए। वो पूरे मामले को शुरुआत से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप समझाने लगा और आखिर में उसने एक बेहद लॉजिकल कंक्लूजन निकाला। उसने साफ कहा कि अगर यिंगिंग ये साबित नहीं कर पाती कि चोंगन जू का ओनर फेक लाइव स्ट्रीम्स चला रहा है, तो वो खुद मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि उस पर डिफेमेशन केस लगने की काफी पॉसिबिलिटी थी। बेशक अगर जू का ओनर उसे लीगली अकाउंटेबल ठहराना चाहे तो ये वीडियो पहले ही 165,000 से ज्यादा लाइक्स हासिल कर चुका था और कमेंट सेक्शन रिएक्शन से भरा पड़ा था। हालांकि बहुत से लोग अब भी यिंगिंग का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन चाओ चोंग की नजर किसी और चीज पर गई। उसे शाओजांग का तरीका बेहद दिलचस्प लगा, क्योंकि उसका असली गोल साफ था, ऐसे मीन स्पिरिटेड लोगों को एक्सपोज करना। लेकिन इसके बावजूद उसने सीधे इंसल्ट्स इस्तेमाल नहीं किए ताकि उस पर पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने का आरोप न लगे। इसके बजाय उसने फैन सबमिशंस और लीगल डिस्कशंस का स्मार्ट इस्तेमाल किया, जिससे वो खुद भी सेफ रहा और अपना मैसेज भी साफ तरीके से पहुंचा दिया। ऊपर से वेरीफाइड अकाउंट होने की वजह से और सिर्फ पब्लिक वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स इस्तेमाल करने की वजह से उसकी सारी बातें बेहद रिलायबल लग रही थीं। उसने कानून को ढाल बनाकर उन पेटी लोगों की सच्चाई पूरी क्लैरिटी के साथ सामने रखती थी। उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि चाओ चोंग के मन में सच में ये ख्याल आ गया, इस लड़के को तो बोनस मिलना चाहिए। असल में वो अकाउंट भी यूनहाई में ही बेस्ड था और खास बात यह थी कि उसका लोकेशन था यूनहाई यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। ये देखते ही चाओ चोंग ने बिना देर किए सीधे उसे 500 युएन का रेड एनवलप भेज दिया। साथ में उसने एक प्राइवेट मैसेज भी लिखा। उसने खुद को चिंगन जू का ओनर बताते हुए काफी पोलाइटली पूछा कि क्या आप समय निकालकर जू आ सकते हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगली सुबह हम फिर से चिंगन जू के अंदर पहुंचते हैं, जहां सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। तभी सोंग सिंगजिया वहां पहुंचता है और आते ही पूछता है, कोई मदद चाहिए क्या? ये सुनकर चाओ चोंग बस चुपचाप आंखें घुमा देता है। वो मन ही मन सोच रहा था, ये यंग मास्टर आखिर पूरे दिन इस टूटे फूटे जू में क्या कर रहा रहता है। लेकिन चूंकि वो खुद सामने खड़ा था, तो चाओ चोंग ने तुरंत उसके लिए काम निकाल लिया। उसने कहा कि रीओपनिंग के लिए उसे तुरंत टिकट्स प्रिंट करवानी है। ये सुनते ही सोंग सिंगजिया पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। वो तुरंत शिकायत करते हुए बोला, मैं डायरेक्टर का बेटा हूं, मुझे ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए मत भेजो। लेकिन चाओ चोंग ने बिना कुछ कहे बस एक उंगली उठाई और बोला, डिलीवरी फी 1 सन युआन। बस इतना सुनना था कि सोंग सिंगजिया का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। अगले ही पल वो पूरी सीरियसनेस के साथ बोला, 2 घंटे में टिकट्स आपके हाथ में होंगी। और अपनी बात पूरी होने से पहले ही वो तेजी से वहां से निकल गया। उसी समय शाओजांग टॉक्स लॉ अकाउंट वाला स्टूडेंट भी जू के गेट पर पहुंच गया। वो यूनहाई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने अपना नाम जोंग वेई बताया और कंफर्म किया कि वही उस लीगल चैनल का क्रिएटर है। उसने कहा कि उसे चाओ चोंग का प्राइवेट मैसेज मिल गया था। ये सुनकर चाओ चोंग ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अंदर आकर बात करने का निमंत्रण दिया। कुछ देर बाद हम दोनों को मैनेजमेंट हॉल में बैठे बात करते देखते हैं। इस दौरान जोंग वेई जेन्युइनली इम्प्रेस्ड नजर आ रहा था। वो ऑनेस्टली बोला, मैंने आज तक किसी को बर्ड्स को इतने लेवल तक ट्रेन करते नहीं देखा, ये सच में अनबिलीवेबल है। फिर उसने कैजुअली कहा कि वैसे साइट ए पर बिकने वाले आपके ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स थोड़े महंगे हैं, वरना मैं खुद खरीद लेता। ये सुनते ही चाओ चोंग अचानक फ्रीज हो गया।
उसे समझ ही नहीं आया कि ये लड़का आखिर क्या बोल रहा है। तब जोंग ने समझाया कि वो उन ट्यूटोरियल्स की बात कर रहा है जो साइट ए पर चाओचिंग के नाम से बिक रहे थे और उनकी कीमत लगभग 2000 युआन थी। ये सुनते ही चाओ चोंग को तुरंत समझ आ गया कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अपने मेन सोशल मीडिया अकाउंट के अलावा उसने अभी तक किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया ही नहीं था। वो तुरंत फोन निकालकर ऐप डाउनलोड करता है, फिर जल्दी से अपना नाम सर्च करता है और अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वहां एक अकाउंट मौजूद था, होली सन ऑफ द बीस्ट टेमिंग सेक्ट। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उस अकाउंट के ऑलरेडी 620,000 फॉलोअर्स थे और ऊपर से वो ऑफिशियली वेरीफाइड वेल नोन क्रिएटर भी बना हुआ था। सिर्फ 4 दिनों के अंदर उस अकाउंट ने 50 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन सारे वीडियोस को सीधे चाओ चोंग के लाइव स्ट्रीम से काट कर डाला गया था। लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि अकाउंट के डिजिटल स्टोर फ्रंट में एक ऑनलाइन कोर्स भी बिक रहा था। उस कोर्स का नाम था एंसेस्ट्रल बर्ड ट्रेनिंग मेथड्स और उसकी कीमत लगभग 2000 युआन रखी गई थी। जब चाओ चोंग ने सेल्स रिकॉर्ड देखा तो उसका चेहरा जम गया, क्योंकि वो कोर्स पहले ही 191 कॉपीज बेच चुका था। मतलब टोटल रेवेन्यू लगभग 380,000 युआन तक पहुंच चुका था। ये देखकर चाओ चोंग धीरे से गाली बड़बड़ाए बिना नहीं रह पाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुद सिस्टम के साथ दिन रात मेहनत कर रहा था। कभी इक्विपमेंट खरीदना, कभी पूरा दिन लाइव स्ट्रीम में लगे रहना, कई बार तो उसे ठीक से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। यहां तक कि वॉशरूम जाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसने मुश्किल से इतना पैसा कमाया था, लेकिन दूसरी तरफ एक पायरेट अकाउंट उसके वीडियोस चुराकर फेक कोर्स बेचते हुए आराम से 400,000 युआन के करीब पहुंच चुका था। ये सोचकर उसका खून खौलने लगा। तभी जोंगवे ने उसे ध्यान से देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, ये अकाउंट सच में आपका नहीं है? ये सुनते ही चाओ चोंग ने उसे घूर कर कहा, क्या मैं तुम्हें एक्टिंग स्कूल का ग्रेजुएट लगता हूं? ये जवाब सुनते ही जोंगवे ने गहरी सांस ली। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद उसने एक और बुरी खबर दी। उसने बताया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं थी। लुक्सू, मानशो, वैशो, यहां तक कि महोदो पर भी हर जगह उसके वीडियोस फैल चुके थे। इतना कहकर जोंगवे ने अपना फोन निकाला और उसे सब कुछ दिखाने लगा। और जैसा उसने कहा था, सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी। उसके मेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर लगभग हर बड़े सोशल मीडिया साइट पर कोई ना कोई अकाउंट उसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वही सेम फेक कोर्स बेचा जा रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये सब एक ही आदमी का काम है। अब चाओ चोंग की आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। उसने पूछा, ये इलीगल है ना? जोंगवे ने तुरंत सिर हिलाया। उसने कहा, यह बहुत बड़ा लीगल वायलेशन है। कोई भी अच्छा लॉयर ये केस आसानी से जीत सकता है। ये सुनते ही चाओ चोंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम खुद लॉ एक्सपर्ट हो, तो क्या तुम ये लॉ सूट हैंडल कर सकते हो? लेकिन ये सुनकर जोंगवे ऑकवर्ड स्माइल देने लगा, फिर शर्मिंदा होकर बोला, मैं अभी सिर्फ स्टूडेंट हूं। जोंगवे ने हल्की ऑकवर्ड स्माइल के साथ समझाया कि मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है, इसीलिए मैं ऑफिशियली किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई कंपनी मुझे लीगल काउंसिल की तरह हायर करे, तो उस रोल में मैं उसके लीगल मैटर्स हैंडल कर सकता हूं। ये सुनते ही चाओ चोंग के दिमाग में अचानक एक शानदार आइडिया आया, क्योंकि जोंगवे खुद काम ढूंढ रहा था। तो चाओ चोंग ने तुरंत उसे जू में काम करने का ऑफर दे दिया। हालांकि अभी जू की हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी उसने कॉन्फिडेंस से कहा, सैलरी का एक पैसा भी कम नहीं होगा। इंश्योरेंस मिलेगा, हाउसिंग फंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा और बोनस भी। ये सुनते ही जोंगवे की सांसें तेज हो गईं। वो एक्साइटमेंट में हकलाते हुए बोला, नहीं, बात पैसे की नहीं है, और ना ही मैं जू को छोटा समझ रहा हूं। मैं बस शॉक्ड हूं कि आप मुझ पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। उसने जल्दी से याद दिलाया कि वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसके पास कोई रियल एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन चाओ चोंग ने बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया और आराम से बोला, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से आता है, और मैं तुम्हें सीखने के लिए पूरा मौका दे रहा हूं। सबसे तेजी से ग्रो करने का यही तरीका होता है। सच कहें तो चाओ चोंग को जोंगवे में बहुत पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस और नॉलेज ना होता तो वो कभी स्पेशलाइज्ड लीगल अकाउंट शुरू ही नहीं करता। ये सुनकर जोंगवे लगभग कांपती आवाज में पूछता है, मतलब मैं सच में हायर्ड हूं? चाओ चोंग तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहता है, लेकिन साथ ही बताता है कि क्योंकि जोंगवे अभी इंटर्न है, इसलिए बेनिफिट्स उसी हिसाब से होंगे। असल में जोंगवे पहले ही मेंटली तैयार होकर आया था। उसे उम्मीद थी कि लाइसेंस ना होने की वजह से उसे बहुत कम सैलरी मिलेगी। सच तो ये था कि वो एक्सपीरियंस के लिए फ्री में काम करने तक को तैयार था। इसलिए उसने जल्दी से कहा, आप जो भी कंडीशंस रखेंगे मैं मान लूंगा। चाओ चोंग ने सिर हिलाया, फिर बोला कि उसे लीगल वर्क के साथ साथ पार्ट टाइम सोशल मीडिया ऑपरेशंस भी संभालने होंगे।
मतलब ये बेसिकली 2 जॉब्स होंगी, इसलिए बेस सैलरी होगी 8,000 yuan और लीगल सेटलमेंट्स का 10% कमीशन भी मिलेगा। फिर उसने कैजुअली आगे कहा, मुझे पता है कॉलेज बिजी रहता है, इसलिए महीने में 100 घंटे पर्सनल लीव भी मिलेगी। फुल बेनिफिट्स होंगे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, वीकेंड्स ऑफ। इसके बाद उसने मुस्कुराकर पूछा, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए तैयार हो? लेकिन तभी चाओ चोंग अचानक रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि जोंगवेई की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये देखकर वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गया। रोते हुए जोंगवेई कांपती आवाज में बोला, ये कहीं मजाक तो नहीं है? मैं सच में मेहनत करना चाहता हूं, क्योंकि उसके लिए ये सारी कंडीशंस इतनी अच्छी थीं कि उन पर यकीन करना मुश्किल था। असल में आज के जॉब मार्केट में ऐसी जॉब किसी फैंटेसी से कम नहीं लग रही थी। चाओ चोंग इस वक्त हंसी और दया के बीच फंसा हुआ था। हालांकि अंदर ही अंदर उसे इस लड़के को थोड़ा टीज करने में मजा भी आ रहा था, क्योंकि वो खुद अच्छी तरह जानता था कि अभी उसने जो ऑफर दिया है वो किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट या इंटर्न के मार्केट रेट से बहुत ऊपर था। असल में चाओ चोंग बस हल्के मजाक वाले टोन में बात कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से बेचारे जांगवे को पूरी सिचुएशन किसी सपना जैसी लगने लगी थी। तब चाओ चोंग ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूं जो इतने बोरिंग जोक्स करेगा? उसने पूरी सीरियसनेस के साथ उसे रियश्योरिंग लुक दिया, ताकि जोंगवे को यकीन हो जाए कि वो मजाक नहीं कर रहा। जोंगवे उसकी आंखों में देखता रहा और धीरे धीरे उसकी सिसकियां रुक गईं। लेकिन फिर भी उसने एक बार और पूछा, ये सच में प्रैंक नहीं है ना? उसने माना कि ये कंडीशंस जरूरत से ज्यादा जेनरस थीं, खासकर लीगल सेटलमेंट्स वाले 10% कमीशन। फिर उसने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन शुरू कर दी। उसने कहा कि अगर वे कस्टमर डेटा बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स पर केस करते हैं तो सामने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इलीगल प्रॉफिट्स भी वापस निकलवाए जा सकते हैं। और मिनिमम कैलकुलेशन के हिसाब से ही ये अमाउंट 400,000 yuan से ऊपर जा सकता था। मतलब सिर्फ एक केस से ही उसे करीब 40,000 yuan कमीशन मिल सकता था। और अगर उन्होंने सभी प्लेटफॉर्म्स पर लॉसूट्स कर दिए तो अर्निंग्स का अमाउंट बेहद खतरनाक लेवल तक पहुंच सकता था। तभी जोंगवे को अचानक एहसास हुआ उसकी इनकम आराम से 6 फिगर्स तक पहुंच सकती है। लेकिन चाओ चोंग ने बस उंगली हिलाई और मुस्कुराकर कहा, सब तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब आखिरकार जोंगवे को यकीन हो चुका था कि उसकी किस्मत सच में बदल गई है। उसने ऑकवर्ड तरीके से एक सैल्यूट मारा और एक्साइटेड होकर बोला, बॉस, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं उन लोगों पर ऐसे लॉसूट्स करूंगा कि उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर चाओ चोंग हंस पड़ा। फिर उसने कहा, चाओ, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और पावर ऑफ अटर्नी तैयार करो। जोंगवे ने जोर से सिर हिलाया, फिर अपनी स्लीव से आंसू पोंछे और पूरी स्पीड से कमरे से बाहर भाग गया। उसी समय अचानक चाओ चोंग का फोन बज उठा। एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकी, 1,000 yuan डिपॉजिटेड। ये देखते ही उसके दिल में जोर का झटका लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक इतना बड़ा अमाउंट कहां से आ गया। वो खुद हैरान था कि कोई बैंक इतनी बड़ी ट्रांसफर को इतनी जल्दी प्रोसेस कैसे कर सकता है। उसने तुरंत फोन चेक किया और देखा कि ट्रांसफर सीधे हुआक्शियाओ बैंक से आया था। ये देखते ही उसके दिमाग में एक शक पैदा हुआ। उसे लगा, क्या ये ऑपरेशन टॉप प्राइस का रिवॉर्ड हो सकता है? और तभी उसका फोन फिर बज उठा। कॉल था सॉन्ग सिंजिया का। फोन उठाते ही शिंजिया एक्साइटेड आवाज में बोला, ऑपरेशन का रिवॉर्ड रिलीज हो गया है, हम दोनों को 1 मिलियन yuan मिले हैं। फिर उसने हंसते हुए कहा, इतना शॉक्ड मत हो, नॉर्मली ऐसे रिवॉर्ड ज्यादा ऑनर के लिए होते हैं, इतना कैश मिलना रेयर है। उसने बताया कि उसे खुद ज्यादा से ज्यादा 50,000 yuan की उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस केस पर नजर रखे हुए था, इसलिए सिचुएशन अलग थी। प्रोविंस ये दिखाना चाहता था कि वे इस ऑपरेशन के रिजल्ट को कितना महत्व देते हैं। चाओ चोंग समझ गया कि इस मामले में ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने चुपचाप कॉल खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने फोन नीचे रखा, सिस्टम अचानक फिर सामने आ गया। और इस बार वो सिर्फ खुश नहीं था, क्योंकि उसे सीधे 20 रेप्यूटेशन पॉइंट्स भी मिल चुके थे। अगर उसे यही 20 रेप्यूटेशन पॉइंट्स सिर्फ लाइव स्ट्रीम से कमाने होते तो उसे कम से कम 2 मिलियन व्यूअर्स तक पहुंचना पड़ता। लेकिन यहाँ सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकर्स के एक गैंग को पकड़ने में मदद करके ही उसे सीधे 20 पॉइंट्स मिल गए थे। ये सोचते हुए चाओ चोंग गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को खत्म करना समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान था। और जाहिर सी बात थी, ऐसे काम से बहुत ज्यादा प्रेस्टीज मिलना स्वाभाविक था। जैसे ही उसे ये बात समझ आई, उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। एक्साइटमेंट में उसने तुरंत 10,000 पाथ्स टू एनलाइटनमेंट टेक्निक को जांचना शुरू किया। ये एक बेहद गहरी और रहस्यमयी टेक्निक थी। उस टेक्निक के अनुसार आसमान और धरती की हर चीज का अपना एक अलग रास्ता होता है, और इस एबिलिटी की मदद से यूजर स्पिरिट बीस्ट्स के अंदर छिपे पोटेंशियल को खोज सकता था। ये सिर्फ नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक नहीं थी, ये हर बीस्ट के लिए सबसे सूटेबल पाथ ढूंढ सकती थी, जिससे उनकी ग्रोथ स्पीड और पावर कई गुना बढ़ जाती। और बदले में
उन स्पिरिट बीस्ट्स की ताकत मास्टर को भी स्ट्रेंथन करती। ये पॉसिबिलिटी सोचते ही चाओ चोंग की आंखें चमक उठीं। अगर वो अपने स्पिरिट बीस्ट्स के सही पाथ्स खोज ले और उनकी ट्रेनिंग गाइड करे तो वे प्रैक्टिकली उसे नई हाइट्स तक पहुंचा सकते थे। ये सोचकर उसने तुरंत टेक्निक सीखना शुरू कर दिया। उसी समय पैरट वेंसी कमरे के अंदर वापस उड़कर आया। उसके पंजों में लाइव स्ट्रीम इक्विपमेंट का ढेर था। चाओ चोंग ने तुरंत 10,000 पाथ्स टेक्निक एक्टिवेट कर दी। एक रहस्यमयी एहसास बर्ड की तरफ फैलने लगा। जैसे ही वो एनर्जी वेंसी तक पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में कुछ अजीब हो रहा है, मानो उसके अंदर नॉलेज का कोई नया दरवाजा खुल गया हो। टेक्निक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अगला पल पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। अचानक वेंसी जोर से चिल्लाया, मास्टर, मेरे लिए कुछ एडल्ट मूवीज तैयार करो। ये सुनते ही चाओ चोंग का चेहरा जम गया। पैरट लगातार सिर हिलाते हुए मेंटल लिंक के जरिए चिल्लाने लगा कि उसका एनलाइटनमेंट पाथ इन्हीं घटिया इच्छाओं से जुड़ा हुआ था। क्योंकि ये स्पिरिट बीस्ट्स की स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन टेक्निक थी, इसलिए जैसे जैसे चाओ चोंग इसे सीखता, उसके कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स भी अपने असली नेचर को रिवील करने लगते। चाओ चोंग उस बर्ड को ऐसे घूरने लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। उसे आज पता चला था कि वेंसी सिर्फ एक बर्ड नहीं, बल्कि पूरी तरह बिगड़ा हुआ बीस्ट था। उधर खिड़की के बाहर पेड़ पर आराम कर रहा ही चुआन भी अचानक उड़कर अंदर आ गया। वो सीधे चाओ चोंग के सामने आकर उतरा। चाओ चोंग ने दोबारा टेक्निक एक्टिवेट की और इस बार हीचुआन को प्रोब किया। बीस्ट ने तुरंत हवा में आए बदलाव को महसूस कर लिया और अगले ही पल उसका असली नेचर सामने आ गया। लेकिन हीचुआन का डिजायर वेंसी से बिल्कुल अलग था। उसका रास्ता कहीं ज्यादा नोबल था, द वे ऑफ किंग्स। ये सुनते ही चाओ चोंग बेहद खुश हो गया, क्योंकि हीचुआन का पाथ था लीडरशिप। असल में उसकी शक्ति अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड करने की एबिलिटी बढ़ाने में थी। हीचुआन के जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते, उसकी अपनी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती, और जितना ज्यादा वो फोकस होकर सबको यूनाइट करता, उसकी कमांड पावर उतनी ही मजबूत हो जाती। सीधे शब्दों में कहें तो उसके अंदर किंग बनने की चाहत कोई बुरी चीज नहीं थी, बल्कि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब से हीचुआन इसी पाठ का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकता था। तब चाओ चोंग ने उसे नया आदेश दिया। उसने कहा कि ट्रेनिंग के अलावा हर 2 घंटे में उसे पूरे क्रो फ्लॉक को लेकर जू के ऊपर 10 मिनट की फ्लाइट करनी होगी। बाकी समय में वे टूरिस्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं या फिर ग्रुप्स में बाहर जाकर फूड ढूंढ सकते हैं। सच कहें तो स्केड्यूल काफी बिजी था, लेकिन रात 8 बजे के बाद हीचुआन जो चाहे वो कर सकता था। स्पिरिट रेवन ने शांत तरीके से अपनी नई ड्यूटी स्वीकार कर ली। असल में चाओ चोंग का प्लान काफी सिंपल था। वो पूरे जू के चारों तरफ मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी का माहौल बनाना चाहता था, क्योंकि सच ये था कि वो उसी दिन जू खोलने वाला था और वहां देखने के लिए क्रोज के अलावा कुछ खास था ही नहीं। इसीलिए उसे क्रिएटिव होना ही पड़ता। वो चाहता था कि ये क्रोज ऐसी मैजिकल हरकतें करें जिन्हें देखकर लोग क्यूरियस हो जाएं, थोड़े कंफ्यूज्ड हों और खुद वहां आने को मजबूर हो जाएं। उसने इमेजिन किया, जब लोग शहर की मेन रोड से गुजरेंगे और अचानक नॉर्दर्न स्काई की तरफ देखेंगे तो उन्हें कुछ बेहद अजीब दिखाई देगा। आसमान में काले क्रोज का एक विशाल झुंड जो एक डार्क लिविंग क्लाउड की तरह परफेक्ट सर्कल बनाकर घूम रहा होगा। और अगर ये हर 2 घंटे में होने लगे तो जाहिर है लोग सोचेंगे, आखिर वहां चल क्या रहा है, ये देखने जाना पड़ेगा। हीचुआन को भेजने के बाद चाओ चोंग अगले काम की तरफ मुड़ा। उसी समय लुओजिन सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। चाओ चोंग ने उसे बताया कि आज जू ओपन हो रहा है, तुम टिकट बूथ संभालो। ये सुनते ही लुओजिन पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर कोई जू सक्सेसफुल रीओपनिंग करना चाहता है तो वहां प्रॉपर एग्जिबिट्स होने चाहिए। कम से कम कुछ एनिमल्स तो लाने चाहिए थे, चाहे हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट्स ना हो, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। लेकिन अभी की हालत ये थी कि पूरा जू सिर्फ स्नेक्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स से भरा हुआ था। ऐसे में कौन पैसे देकर आएगा सिर्फ क्रोज देखने के लिए? चाओ चोंग उसकी चिंता पूरी तरह समझ रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे बस बाहर पेड़ों पर बैठे विशाल क्रो फ्लॉक की तरफ इशारा कर दिया। लुओजिन धीरे से सिर हिलाता है, फिर पूछता है, तो क्या पुराने टिकट्स ही इस्तेमाल करें, 10 युएन वाले? लेकिन चाओ चोंग ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने बताया कि वो पहले ही नए टिकट्स ऑर्डर कर चुका है और इस बार अपडेटेड प्राइस होगी 100 युएन पर पर्सन। हाँ, पूरे 100 युएन। ये सुनते ही लुओजिन का मुंह खुला का खुला रह गया। असल में शहर के सबसे बड़े जू का टिकट भी सिर्फ 100 युएन था, इसलिए लुओजिन को डर लग रहा था कि अगर लोग सिर्फ क्रोज देखने आए और उनसे इतने पैसे लिए गए तो पूरा इंटरनेट उन्हें सोशल मीडिया पर घसीट देगा। लेकिन चाओ चोंग ने बस ताली बजाई और आराम से मुस्कुरा दिया। उसी समय जांग वई तेजी से भागता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कसकर पकड़ा हुआ था। वो हांफते हुए चाओ चोंग के सामने आकर रुका, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर बगल में खड़ी लुओजिन पर पड़ी और वो कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्टन्ड रह गया, क्योंकि लुओजिन की खूबसूरती देखकर उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। फिर वो ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए बोला,
भाभी जी नमस्ते। ये सुनते ही लुओजिन का चेहरा लाल हो गया और चाओ चोंग समझ ही नहीं पाया कि उसे हंसना चाहिए या सिर पकड़ लेना चाहिए। उसने तुरंत जांग वे को टोका और समझाया कि लुओजिन सिर्फ जू की सीनियर एम्प्लॉई है। ये सुनते ही जांग वे तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसने जल्दी जल्दी माफी मांगी। थोड़ी बातचीत के बाद चाओ चोंग ने जांग वे को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया। अब से वो जू का लीगल काउंसिल बनने वाला था, यानी आगे कंपनी के सारे लीगल मैटर्स वही संभालेगा। ये सुनकर लुओजिन ने राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार जू में एक और भरोसेमंद स्टाफ मेंबर आ चुका था। इसके बाद चाओ चोंग ने लुओजिन को टिकट बूथ संभालने भेज दिया और खुद जंग वे के साथ बैठकर लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, सिस्टम की नोटिफिकेशन तुरंत सामने आ गई। न्यू सेक्ट डिसाइपल एडेड, 1 सेक्ट प्रेस्टीज पॉइंट obtained। ये देखते ही चाओ चोंग की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसकी टोटल प्रेस्टीज अब 59 पॉइंट्स हो चुकी थी। मतलब अगला रिवॉर्ड अनलॉक होने में सिर्फ 1 पॉइंट बाकी था। इसके बाद उसने जंग वे से कहा कि वो पूरी तरह अपकमिंग लॉ सूट्स पर फोकस करे।